प्रिय छात्रों, कल से अपन लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का चैप्टर शुरू कर दिया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में 3 माप मुख्य मैंने आप लोगों को बताए, जिसमें समांतर माध्य होगा, मध्यिका होगी और बहुलक होगा। 3 इम्पोर्टेंट माप। उसके अलावा अन्य मापों की भी चर्चा अपन ने कल करी और ज़रूरत के अनुसार उनको भी आगे करेंगे। अब इनको एक एक करने की शुरुआत करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपन बहुलक। हिंदी में इसको बहुलक या भूइष्टक भी कहते हैं। दोनों पर्यायवाची हैं। आप बहुलक कह सकते हैं, भूइष्टक कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे मोड। और समझने के लिए ये है कि श्रेणी में जो मूल्य बार बार आता है या सबसे ज़्यादा बार आता है, वो मूल्य बहुलक कहलाता है। ये समझने की बात हुई, लेकिन अपने को लिखना पड़े या किसी को समझाना पड़े या कोई अपने को अपने से अपेक्षा करे कि कॉमर्स के और उसमें स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा और भी आगे जाना अपने को पड़ेगा। तो बहुलक के बारे में अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ। बहुलक किसी पद व श्रेणी में वह मूल्य होता है जिसकी पुनरावृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक बार हुई हो। पुनरावृत्ति आप जानते हैं, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो पुनः आवृत्ति यानी बार बार आना। तो बहुलक के बारे में ये बताया इन्होंने कि बहुलक किसी पद व श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी पुनरावृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक बार हुई हो, यानी जो बार बार आया हो। इसे भूइष्टक भी कह सकते हैं। प्रोफेसर केनी ने कहा कि चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में आवृत्ति सबसे अधिक बार हो भूइष्टक कहलाता है। आवृत्ति जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जैसा कि आप लोगों को पहले श्रेणियां जब बताई थी तब मैंने बताया कि एक कॉलम आपके एक्स का होता है, वैल्यूज़ का होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होता है। 2 कॉलम सामान्य रूप से होंगे स्टैटिस्टिक्स में। उसमें पहला कॉलम मूल्यों का होता है सामान्य रूप से और दूसरा फ्रीक्वेंसियों का। तो उससे जोड़ के प्रोफेसर केनी ने यह कहा कि चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वो भूइष्टक कहलाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए कि भूइष्टक क्या हुआ। भूइष्टक वो मूल्य जो श्रेणी में बार बार आता है या जिसको कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, वो भूइष्टक है। एक और विद्वान क्रॉक्सटन व काउडेन ने यह कहा कि एक बंटन का मतलब एक आवृत्ति बंटन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक बंटन का बहुलक उस बिंदु पर वह मूल्य है जिसके इर्द गिर्द मदों की प्रवृत्ति सर्वाधिक केंद्रित होने की है। इसे मूल्यों की एक श्रेणी का सर्वाधिक प्रारूपी माना जा सकता है। ये श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुलक हो गया। बहुलक को आप लोग समझ गए हैं। और अब उसके बाद में बहुलक को ज्ञात कैसे किया जाए, बहुलक ज्ञात करने की विधि क्या हो, प्रोसीजर क्या हो, प्रोसीजर टू फाइंड आउट मोड। यानी इसको फिर अपने को तो ज्ञात करना पड़ेगा। आपको श्रेणी दे देंगे और ये कहेंगे बहुलक ज्ञात करें। तो अब अपने को बहुलक ज्ञात करना, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसकी विधि क्या हो, तो बहुलक ज्ञात करने की विधि बहुत सरल है। विभिन्न श्रेणियों में बहुलक की विधि अलग अलग है। आप लोग ये जानते हैं कि श्रेणी 3 प्रकार की होती है। श्रेणियों में बहुलक मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी होती कौन कौन सी हैं। और ये मैंने आप लोगों को पूर्व में बता दिया था कि श्रेणी होती हैं 3 तरह की।
उसमें पहली तरह की श्रेणी को कहते हैं अपन व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान आप लोगों को बता दी थी, ये बातें बार बार बताने की ज़रूरत न पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत श्रेणी वो होती है जिसमें केवल मूल्य होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब ये है कि श्रेणी में फिर एक ही कॉलम होगा और वो होगा एक्स का, एक्स फॉर वैल्यूज या चर, केवल चर ही होंगे, वो व्यक्तिगत श्रेणी है। दूसरी श्रेणी आपको बताई गई थी खंडित श्रेणी, और खंडित श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और उसकी पहचान आप लोगों को ये बताई थी कि खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज में दोनों चीज़ें होती हैं, मूल्य भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी होती है, यानी दो कॉलम होते हैं, एक मूल्यों का एक फ्रीक्वेंसी का, वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज दो कॉलम होते हैं। वैल्यूज को अपन एक्स कहते हैं, और एक मूल्य दूसरे से अलग होता है, पूर्ण रूप से एक मूल्य दूसरे से अलग होता है। जैसे सबसे पहले 5 आया, 5 के बाद में मान लो 8 आता है, तो 5 और 8 अलग मूल्य हैं, एक दूसरे से खंडित हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी श्रेणी में, ऐसी परिस्थिति में ये खंडित श्रेणी कहलाएगी। और तीसरी होती है अखंडित, डिस्क्रीट का अपोजिट हो जाएगा इनडिस्क्रीट। तीसरी तरह की श्रेणी है अखंडित, जिसको खंडित नहीं कर सकते, इनडिस्क्रीट, या जिसको ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, या जिसे कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। तो 3 तरह की श्रेणियाँ हो गई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट, और ग्रुप्ड और कंटिन्यूस सीरीज। अब उसके बाद में बहुलक को जब आप ज्ञात करेंगे तो ये 3 श्रेणियां हैं, उनसे ज्ञात करना। और बहुलक का संकेताक्षर दिया है, बहुलक को अपन बहुलक निकाल रहे हैं तो बार बार ये नहीं लिखेंगे बहुलक बराबर बहुलक बराबर। बहुलक का एक सिंबल या संकेताक्षर दिया हुआ, उसको काम में लेंगे। कैपिटल जेड आप लोगों को सबको लिखना आता है, तो कैपिटल जेड जो संकेताक्षर होता है वो होता है बहुलक का। तो बहुलक जब ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे जेड बराबर, और जेड का मतलब बहुलक या मोड। अब उसके बाद में फिर ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निरीक्षण के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें एफ नहीं है, केवल वैल्यूज़ हैं, और ये कहते हैं केवल निरीक्षण द्वारा। निरीक्षण का मतलब केवल इंस्पेक्शन के द्वारा, केवल देख कर ही बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। जो संख्या सबसे अधिक बार दोहराई जाती है अथवा उसकी पुनरावृत्ति होती है, वह संख्या ही बहुलक होती है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार बार आती है वो बहुलक है। व्यवहार में व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके ही बहुलक ज्ञात करते हैं। व्यवहारिक रूप से तो ये है कि व्यक्तिगत श्रेणी फिर अपने आप खंडित में बदल जाती है, क्योंकि कोई मूल्य कितनी बार आया है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि कोई मूल्य कितनी बार आया है, ये अपन देखते हैं उसमें, वो फ्रीक्वेंसी। तो असल में थी वो व्यक्तिगत श्रेणी, लेकिन एक तरह से फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो ये दे रखा है कि निम्न समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको मान लो कोई समंक दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं, और ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि यहाँ जो फिगर्स दिए हुए हैं वो फिगर्स नहीं हैं, वो उनको अपन कहेंगे डेटा। डेटा और फिगर में अंतर होता है, ये बातें अपनी पहले हो चुकी हैं, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो व्याख्यान नहीं सुना है तो अपनी पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं कि फिगर और डेटा में अंतर है। संख्या अलग बात होती है, समंक अलग होता है। तो जैसे मान लो ये कहते हैं कि एक प्रश्न दे दिया आपको, और उसमें ये कहते हैं कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित डेटाओं से आप मोड ज्ञात करें, ये लिखा हुआ है। और इसके नीचे पंक्ति के रूप में दे दिया साइज ऑफ शूज़, जूतों की साइज। अलग अलग साइज़ के जूते आते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 7 नंबर के। तो
साइज ऑफ शूज जो दिया हुआ है वो एक पंक्ति के रूप में दे रखा है, तो आप एक पंक्ति के रूप में लिखेंगे साइज ऑफ शूज, शूज़ की साइज़ क्या है, और आगे साइज ऑफ शूज़ के आगे पंक्ति में लिखना है, कोमा लगानी है। जैसे दो नंबर के जूते हैं, फिर कोमा लगा दी, 4 नंबर के, फिर 1, फिर 4, 2, 6, 4, 7, 6, 6, 7, 5, 4, 4, 3 और 2। ये सारी की सारी जूतों की साइज़ दे दी अपने को, केवल जूतों की साइज़ दे रखी है, साइज ऑफ शूज़, और कहा यह गया है कि आप बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको सूचनाएं दे रखी हैं उसके आधार पर आप ये जो व्यक्तिगत श्रेणी दी गई इसको सर्वप्रथम खंडित श्रेणी में अपन बदल लेंगे, और उसके बाद ही अपने को बहुलक की जानकारी प्राप्त होगी। फिर एक बात और, मैंने आपको ये बताया था कि जो श्रेणी है तीनों ही तरह की, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती हैं या डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। एक क्रम है बढ़ता हुआ, दूसरा घटता हुआ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सामान्य रूप से आप कोशिश ये करें कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। श्रेणी जब भी बनाएंगे अपन, तो अपनी कोशिश है कि आप श्रेणी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, बढ़ते हुए क्रम में लिख लें, ताकि प्रश्न को करने में अपने को सुविधा रहेगी। और बहुत सारी जगह प्रश्न की मांग भी होती है कि जो भी डेटाज दे रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लें, चढ़ते हुए क्रम में। तो ये साइज ऑफ शूज़ को देखने से आपको पता लग रहा है कि सबसे छोटी साइज है वो 1 नंबर की है, 1 नंबर का जूता, और सबसे बड़ी साइज है वो 7 नंबर की है, सबसे बड़ा 7 नंबर का। तो उसके बाद में आप पहला एक कॉलम बना सकते हैं साइज ऑफ शूज़, साइज ऑफ शूज़, शूज़ की साइज़ क्या है, तो वो 1 से शुरू होती है। तो साइज ऑफ शूज़ में आप ऊपर ही ऊपर लिख देंगे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर तक आपने लिख दी साइज ऑफ शूज़, जूतों की आकार क्या है। और फिर दूसरा कॉलम बना देंगे फ्रीक्वेंसी का। ये व्यक्तिगत श्रेणी है, उससे अपन ने खंडित श्रेणी बना दी, साइज ऑफ शूज़ 1 से लेकर 7 तक, और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो मूल्य श्रेणी में कितनी बार आया है। जैसे 1 नंबर का जूता, 1 नंबर का जूता एक ही बार श्रेणी में दिख रहा है अपने को, तो फ्रीक्वेंसी 1 के सामने आप लिख दो 1। पहला कॉलम हो गया आपका साइज ऑफ शूज जिसको एक्स कहेंगे, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का जिसको एफ कहेंगे, और 1 नंबर के सामने फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि 1 नंबर का एक ही बार आया है। फिर उसके बाद में 2 नंबर, साइज ऑफ शूज़ 2 नंबर, 2 नंबर का जूता, ये कितनी बार आया, तो ऐसे श्रेणी में आप देखेंगे तो 1, 2 और 3, ये 3 बार आया है, तो इसके आगे 3 लिख दें, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। और फिर 3 नंबर का जूता, साइज ऑफ शूज़ 3 नंबर, 3 नंबर कितनी बार आया वो आप श्रेणी में गिन के देख लें, तो 3 नंबर का जूता तो एक ही बार आया है, तो ये एक ही है। 4 नंबर का जूता कितनी बार आया वो श्रेणी में गिन के देखा, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 4 नंबर का जूता 5 बार आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। और इसी तरह से अब 5 नंबर का जूता, 5 नंबर का जूता मान लो एक ही बार आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर 6 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता जो आपको सूचनाएं दे रखी हैं, मान लो 6, 6 3 बार आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। इसी तरह से फिर 7 नंबर के जूते कितनी बार 7 का रिपीटेशन हो रहा है ये देखना आपको, तो मान लो 2 बार हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। अब ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आपने अगर लिखी तो ये इस तरह से लिखी गई,
1 3 1 5 1 3 2। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 4 की है, 4 नंबर के जूते की है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 4 नंबर के जूते की फ्रीक्वेंसी आ रही है 5। तो इसलिए जेड होगा 4। जेड हमेशा मूल्यों में से होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। जेड हमेशा होगा वो एक्स में से होगा, लेकिन उसका निर्धारण होगा फ्रीक्वेंसी के आधार पर, एफ के आधार पर। जिसकी भी एफ ज़्यादा है उस एफ के सामने का मूल्य क्या है, उसके सामने का एक्स क्या है, वो कहलाएगा बहुलक। तो ये बहुलक है निरीक्षण विधि के द्वारा। अगली जो श्रेणी है वो खंडित और अखंडित श्रेणी आती हैं, उनके संबंध में अपन कल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास सबके बुक उपलब्ध होगी, नहीं है तो उपलब्ध कर लें और उसमें बहुलक वाला चैप्टर निकाल लें और निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर दें। आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो ही ये ढंग से समझ में आएगा, और साथ साथ पढ़ने पर तो किसी तरह की दिक्कत आने का कोई सवाल ही नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए लगातार मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बुक चाहे कोई सी हो आपके पास, एनी राइटर, किसी भी लेखक की पुस्तक हो सकती है, उसमें बहुलक मिल जाएगा। वो बहुलक वाला चैप्टर निकाल लें और उसमें उसको थ्योरेटिकल रूप से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू।